बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इलेक्ट्रो मीन चार्ज और स्टैटिक्स मीन एट रेस्ट। देन वी कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट। फिजिक्स की वो ब्रांच जो चार्जेस को डील करती है, चार्जेस के मतलब स्टडी करती है, उन चार्जेस के मतलब जो रेस्ट में हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आया है चार्ज। ये चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू विच इट एक्सर्ट द फोर्स ऑन द अदर चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज इट इज, हमने कहा कि चार्ज किसी पार्टिकल की बेसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो नेचुरल हो, ये चार्ज किसी पार्टिकल की नेचुरल प्रॉपर्टी है, ये हम बना नहीं सकते। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो नेचुरल प्रॉपर्टी हो, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं चार्ज इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। अब यहाँ पर हमारे पास जिक्र आया फोर्सेस का कि चार्ज किसी पार्टिकल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके तहत वो दूसरे चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाता है। वो फोर्स कैसी होती है? वो फोर्स कैसी होती है ये बताने के लिए लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें ये बताता है कि चार्जेस अगर एक जैसे होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैन बी स्टेटेड एज like charges repels while unlike charges attracts each other. Law of electrostatics. चार्जेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्ज एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन होता है। जब भी हम पॉजिटिव चार्ज का जिक्र करते हैं या यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जिक्र करते हैं या सिंगल पॉजिटिव चार्ज का जिक्र करते हैं, वो असल में हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन होता है जो कि एक सिंगल प्रोटॉन पे मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पे हम चार्जेस के दरमियान फोर्सेस को समझने के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इन दोनों चार्जेस के दरमियान में फोर्स होगी रिपल्शन की, और नेगेटिव चार्ज के दरमियान भी फोर्स होगी रिपल्शन की, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन, देयर इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अनलाइक चार्जेस। इसके बाद चार्जेस की हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये एक ही चार्ज के दो नाम हैं। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज का मतलब, हम पॉइंट चार्ज को डिफाइन अगर करें, पॉइंट चार्ज, अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? अगर हम इस वाइट बोर्ड पे एक डॉट लगा दें, ये डॉट, यहाँ पर हम एक डॉट लगा देते हैं, ये डॉट, इसको आप बाज़ औक़ात पॉइंट कह सकते हैं। ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला डॉट है। डॉट और पॉइंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर इस डॉट को हम क्रॉप कर दें, साइडों से मिटा दें, छोटा कर दें, आपको ये बहुत बारीक नज़र आएगा। और इसको अगर कन्वेक्स लेंस की मदद से अगर आप देखेंगे तो ये फिर से मैग्नीफाई हो जाएगा। फिर से इसको क्रॉप करें, फिर काट दें, मज़ीद छोटा हो जाएगा, आपको पॉइंट नज़र आएगा। अगर इसको स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप के साथ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप मैग्नीफाई करेंगे तो ये बहुत बड़ा नज़र आएगा। तो पॉइंट एक ऐसी एंटिटी है जिसको आप किसी भी सूरत मैग्नीफाई नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर कोई डॉट लगाते हैं
और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ये डॉट असल में ये बताता है कि इस डॉट के नीचे एक पॉइंट है, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट हम इस डॉट से करते हैं। तो पॉइंट चार्ज को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई दो चार्जेस उनके दरमियान में जितना मर्जी डिस्टेंस कम कर दें, उनके दरमियान का डिस्टेंस हमेशा उनके साइज से ज़्यादा ही रहेगा। या यूँ कह सकती है कि चार्ज का साइज़ हमेशा दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में मौजूद डिस्टेंस, वो जितना भी कम डिस्टेंस क्यों ना हो, उनका साइज़, चार्जेस का साइज़ हमेशा उस डिस्टेंस से कम रहेगा। पॉइंट चार्ज, इफ़ द डिस्टेंस between two charges is always greater, तो ऐसे चार्जेस जिनके दरमियान का डिस्टेंस हमेशा उन चार्जेस के साइज से ज़्यादा हो, ऐसे चार्जेस को हम कह देंगे पॉइंट चार्जेस। अब ये किस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, इन फोर्सेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को भी डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर द फोर्सेस बिटवीन द एटम्स टू फॉर्म द मोलेक्यूल, कि वो फोर्सेस जो मोलेक्यूल बनाने के लिए एटम्स के दरमियान में होती हैं, उन फोर्सेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, द फोर्सेस that holds the atoms to form the molecule are known as electrostatic forces। तो वो फोर्सेस जो एटम्स के दरमियान में होती हैं मोलेक्यूल बनाने के लिए, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं जो एटम्स के दरमियान में मौजूद होती हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो चार्जेस के दरमियान में फोर्सेस हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दो चार्जेस के दरमियान में या दो से ज़्यादा चार्जेस के दरमियान में मौजूद फोर्सेस को हम कहते हैं। ये फोर्सेस कैसी होती हैं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें बताता है। लेकिन ये फोर्स कितनी होती है, ये वेरी फर्स्ट टाइम हमें बताया चार्ल्स कूलम ने 1874 में। इसी की वजह से इस लॉ का जो लॉ उसने पेश किया, इसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ। अब हम करते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, सबसे पहले कूलम ने बताया कि इन फोर्सेस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड क्या है, ये कितनी फोर्स है। दो चार्जेस चाहे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये कितनी फोर्स लगा के एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, इसको सबसे पहले हमें बताया चार्ल्स कूलम ने 1874 में। कूलम्स लॉ को अगर हम स्टेट करना चाहें तो हम ऐसे स्टेट कर सकते हैं, कूलम्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ चार्जेस and inversely proportional to the square of separation between them. The force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of magnitudes of both charges and inversely proportional to the square of distance between them. मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, और ये इन दोनों चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस है R। जो कूलम फोर्स है, कूलम फोर्स जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। कूलम लॉ की इस स्टेटमेंट के दो पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है वो बताता है कि कूलम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ चार्जेस। मतलब फोर्स is proportional to product of magnitude of both charges. F is proportional to product of magnitude of both charges. और इसी स्टेटमेंट का जो दूसरा पार्ट है वो हमें बताता है कि this coulomb force is inversely proportional to the square of separation between them. Force
is inversely proportional to the square of distance between them. अगर हम इन दोनों रिलेशंस को, ये रिलेशन है, इक्वेशंस नहीं है, इकट्ठा करके लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कूलम फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और हमें यह भी पता है कि कोई भी ऐसा रिलेशन जो प्रोपोर्शनल रिलेशन हो, हम उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाए। हम इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज़ करते हैं जिसे हम कूलम कांस्टेंट कहेंगे K। F can be written as K Q1 Q2 over R स्क्वायर। यहाँ पर हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज़ किया K। इस K को हम डिफाइन कर सकते हैं, K इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड ऑल्सो नोन एज कूलम्स कांस्टेंट, एंड its value depends upon medium। तो हमने K को डिफाइन कर लिया, K is the constant of proportionality which is also known as Coulomb's constant and its value depends upon medium। मतलब जो कूलम फोर्स है, दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स, ये डायरेक्ट डिपेंड करती है मीडियम पे कि ये दो चार्जेस किस मीडियम में पड़े हुए हैं। अगर ये दो चार्जेस स्पेस में पड़े हैं, वैक्यूम में, तब इनके दरमियान में कोई फोर्स होगी, कूलम फोर्स F। अगर इन दो चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम ला के रख दिया जाए, जैसे अगर इनको किसी फ्लूइड में रख दिया जाए या कोई और मीडियम इन दोनों चार्जेस के दरमियान में रख दिया जाए, तो कूलम फोर्स के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, इस K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। हम इस K की वैल्यू को लिख सकते हैं, K को अगर हम ओपन करके लिखें तो K हमारे पास इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस रिलेशन में ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, ये जो साइन है इसे कहते हैं एप्सिलॉन, ग्रीक लेटर एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के साथ अगर नॉट लग जाए तो हम इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई और वेरिएबल इसके सबस्क्रिप्ट में लग जाए तो वो बन जाएगा एप्सिलॉन दैट वेरिएबल। से अगर एप्सिलॉन के साथ आर लिखते हैं तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन आर। इस इक्वेशन में एप्सिलॉन नॉट इज एन इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और इस इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट इज़ एन इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड आल्सो नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है? परमिटिविटी का मतलब द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू एब्जॉर्ब द कूलम फोर्स। जितनी परमिटिविटी ज़्यादा होगी, जितनी कूलम फोर्स एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी, उतनी ही K की वैल्यू, कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, और जितनी ही इस K की वैल्यू कम होगी उतनी ही फोर्स कम होगी। हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मतलब जितनी मीडियम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, जितनी कूलम फोर्स ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा मीडियम, उतनी ही फोर्स की मैग्नीट्यूड कम होती जाएगी। हम यहाँ से कह सकते हैं epsilon naught is an electric constant and also known as permittivity of
फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हम परमिटिविटी को डिफाइन कर लेते हैं। परमिटिविटी, परमिटिविटी का मतलब द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू एब्जॉर्ब द कूलम फोर्स। तो हमने कहा कि एप्सिलॉन नॉट इज एन इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड आल्सो नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और हमने परमिटिविटी को डिफाइन किया, परमिटिविटी किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जिसके तहत वो कूलम फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है या कूलम फोर्स के ऊपर अफेक्ट करता है। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर एप्सिलॉन नॉट की इस वैल्यू को इस रिलेशन में पुट कर दिया जाए तो हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू भी आ जाएगी फॉर फ्री स्पेस। तो k की वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चूँकि एप्सिलॉन और k एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो जो यूनिट इस कूलम्स कांस्टेंट का होगा, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट उसका इन्वर्स होगा, रेसिप्रोकल होगा। कूलम स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर को कूलम स्क्वायर के साथ, मीटर स्क्वायर को पर मीटर स्क्वायर के साथ और न्यूटन को पर न्यूटन के साथ हम रिप्लेस कर देंगे। अगर ये वैल्यू हो किसी भी कूलम कांस्टेंट की, अच्छा ये जो वैल्यू हमने लिखी कूलम कांस्टेंट की, इस वैल्यू को हम यहाँ पर अगर पुट कर दें तो हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं इस वैल्यू के साथ भी फॉर फ्री स्पेस। और हम इस रिलेशन में अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह दें तो इस इक्वेशन नंबर 1 में इस k की वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास कूलम फोर्स आ जाएगी F इक्वल्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यही कूलम फोर्स है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम फोर्स। हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये अगर हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, हमें यह भी पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी ज़रूरी होती है। तो हम इस कूलम फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम फोर्स। Vector form. Suppose we have two charges Q1 and Q2 and this is the line joining these two charges. The direction of Coulomb force is taken along the line joining both charges Q1 and Q2. मतलब Coulomb force की डायरेक्शन हम इस लाइन के अलोंग लेंगे या इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में। चूंकि दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो हम फोर्स को लिख सकते हैं इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। इस फोर्स को हम कह देंगे F12, जबकि जो फोर्स Q2 की तरफ हमने ड्रा की इसको हम लिख देंगे F21। F12 का मतलब द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, इस चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स Q2 चार्ज की वजह से, वो ये है। जबकि F21 इज द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। या आप इसको समझने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, F के साथ अगर मैं A B लिख लूँ तो हम कह सकते हैं ऑन ड्यू टू, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स इसकी वजह से। तो हम यहां से कह सकते हैं F द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टेकन along the line joining both charges
जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हम इस लाइन के अलोंग ले लेते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये फोर्स होगी उस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर, और ये फोर्स होगी इस चार्ज पर इसकी वजह से। तो हम दोनों फोर्सेस के लिए अलग अलग यूनिट वेक्टर्स लिख लेंगे। इस फोर्स के लिए जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा यूनिट वेक्टर R21, जबकि इस फोर्स के लिए जो यूनिट वेक्टर होगा, डायरेक्शन होगी, वो होगी R12। दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, मतलब F12 और F21 के दरमियान में 180 का फेज डिफरेंस है, 180 का एंगल है। तो हम यहाँ से दोनों फोर्सेस के लिए अलग अलग रिलेशन लिख देंगे। अगर ये फोर्स लिखेंगे तो इसके साथ ये डायरेक्शन, अगर ये फोर्स लिखेंगे तो उसके साथ ये डायरेक्शन। हम दोनों फोर्सेस लिखते हैं। F12 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर R12। R12 रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, ये इसकी मैग्नीट्यूड और साथ ये डायरेक्शन। इसी तरह F21 हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर यूनिट वेक्टर 21। F12 की डायरेक्शन में हमने ये यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया, जबकि F21 के लिए हमने ये यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया। अब इस डायग्राम में आ जाएं, इसमें देखें कि ये R यूनिट वेक्टर है R12, इसके अपोजिट 180 के एंगल के ऊपर इसके अपोजिट कौन सा यूनिट वेक्टर होगा? इसके अपोजिट यूनिट वेक्टर होगा -R12। अगर ये R12 है तो ये नेगेटिव ऑफ R12 होगा, या यूं कह लें अगर ये R21 है तो ये नेगेटिव ऑफ R21 होगा। मतलब हम इन दोनों यूनिट वेक्टर्स को इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। R21 इज एक्चुअली इक्वल्स नेगेटिव ऑफ R12। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें पता है वी नो दैट R12 इज नेगेटिव ऑफ R21। तो हम इसकी जगह पे R21 की जगह पे R12 लिख सकते हैं विद अ नेगेटिव साइन। तो हम इस सेकंड इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखते हैं। सेकंड इक्वेशन कैन बी रिटन एज F21 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर यूनिट वेक्टर R12 विद नेगेटिव साइन। हमने लिख दिया कि R21 इक्वल्स नेगेटिव ऑफ R12। अब अगर इस नेगेटिव साइन को हम शुरू में लिख दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर यूनिट वेक्टर R12। अब ये जो चीज़ बन गई है हमारे पास, ये इसके इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर यूनिट वेक्टर R12, ये भी R12। मतलब हम इसकी जगह पे जो पैरेंथेसिस में वैल्यू आई है, हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं F12। तो हम इस इक्वेशन को लिख देंगे F21 इक्वल्स नेगेटिव ऑफ F12। ये F12 और F21 दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। ये रिलेशन हमें बताता है, ये रिलेशन हमें बता रहा है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में, बट दिस नेगेटिव साइन इंडिकेटिंग दैट बोथ फोर्सेस आर अपोजिट टू ईच अदर। दो फोर्सेस इक्वल हैं बट अपोजिट हैं एक दूसरे के डायरेक्शन में,
तो हम कह सकते हैं दिस कूलम्स लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ। वी कैन से दैट सो कूलम्स लॉ इज inconsistent with the Newton's third law। अब ये मैग्नीट्यूड फोर्स की उस वक्त है जब परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हमने लिखा है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब जब फ्री स्पेस है दोनों चार्जेस के दरमियान में। क्या होगा अगर हम दो चार्जेस के दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दें तो कूलम फोर्स किस तरह से चेंज हो जाएगी। तो हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम अपॉन कूलम फोर्स। इफेक्ट ऑफ मीडियम। If we place a medium, a dielectric medium between two charges of relative permittivity epsilon r, अगर हम कोई भी मीडियम, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर हो, वो इन दो चार्जेस के दरमियान में रख दें तो कूलम फोर्स को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। इफ कूलम फोर्स हमारे पास बन जाएगी एफ, जब मीडियम रखा है हमने दो चार्जेस के दरमियान में, तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये था एप्सिलॉन नॉट जब फ्री स्पेस था। यहाँ पर हमने मीडियम रखा है, एक रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर का मीडियम रखा है, वहाँ पे स्पेस मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है। वहाँ पर हमने एक और डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दिया दो चार्जेस के दरमियान में, इसकी भी परमिटिविटी आ जाएगी जो कि होगी रिलेटिव परमिटिविटी, वो यहाँ पर आ जाएगी एप्सिलॉन आर। तो कूलम फोर्स के अंदर जो चेंजिंग आएगी वो सिर्फ और सिर्फ इसकी आएगी। अगर हमारे पास एयर हम मीडियम के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्री स्पेस, जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम यूज़ नहीं कर रहे, तब कूलम फोर्स ये होगी। जबकि अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तो इसमें परमिटिविटी के साथ उस परमिटिविटी का भी इजाफा कर देंगे, तो कूलम फोर्स हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम ऊपर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर इस रिलेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, इस एप्सिलॉन आर को 1/एप्सिलॉन आर को हम अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर हम इस एप्सिलॉन आर को 1/एप्सिलॉन आर को कॉमन ले लें तो अंदर वही फार्मूला दोबारा बन जाएगा जो कि हमने लिखा था व्हेन एयर वाज द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जब एयर थी वहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था। तो ये फोर्स बन गई वो फोर्स जब एप्सिलॉन नॉट का मीडियम था, यानी कि एयर थी, फ्री स्पेस थी दो चार्जेस के दरमियान में। तो हम इस रिलेशन को रीअरेंज करके लिख सकते हैं एफ मीडियम इक्वल्स 1/एप्सिलॉन आर एफ एयर। मतलब जब हम किसी मीडियम को दो चार्जेस के दरमियान में रखेंगे तब जो फोर्स होगी वो एक्चुअल फोर्स का इतने टाइम कम हो जाएगी। मतलब ये वैल्यू डिनोमिनेटर में जितना नंबर बढ़ता जाएगा उतनी ही इस रेशो की वैल्यू कम होती जाएगी। तो हम इसको अगर रीअरेंज करें तो एप्सिलॉन आर के लिए हम इसके इक्वेशन को लिख सकते हैं हम इस एप्सिलॉन आर को इधर ले जाते हैं। एप्सिलॉन आर कैन बी रिटन एज एफ एयर डिवाइडेड बाय एफ मीडियम। हम यहाँ पर इस एप्सिलॉन आर को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं,
Epsilon r is the ratio of force when air is medium between two charges to the force when a dielectric medium is placed between two charges. यहाँ पर हमारा कूलम्स लॉ मुकम्मल हो गया। तो ये था कूलम्स लॉ और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।